मंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी ने बहुत ही शानदार बजट प्रस्तुत किया विधानसभा में। बहुत कठिन परिस्थितियों के अंदर ये बजट प्रस्तुत किया गया और एक तरह से इस बजट में समाज के सभी तबकों को ध्यान में रखा गया है। इसमें महिलाओं का भी ध्यान रखा गया है, इसमें बुजुर्गों का भी, स्टूडेंट्स का भी, यूथ का भी, इसमें सभी धर्म, सभी जाति के लोग, सभी के को ध्यान में रख के इतनी कठिन परिस्थितियों के अंदर ये बजट तैयार किया गया है। हम सब लोग जानते हैं कि किस तरह से पिछले एक साल में केवल दिल्ली नहीं, केवल देश नहीं, पूरी दुनिया के अंदर कोविड महामारी की वजह से बहुत बेहद कठिन परिस्थितियां पैदा हुई थी। पिछले एक साल में जहां हमारी इनकम, सरकार की इनकम आने के सोर्सेज बहुत ज़्यादा कम हो गए थे, हमारा एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, क्योंकि इतनी कठिन परिस्थितियों में हमें लोगों के लिए ढेर सारे हमने खाने के किचन्स लगाई, राशन बहुत सा 1 करोड़ लोगों को हमने राशन दिया, 10 लाख लोगों के लिए रोज़ खाना बनवाते थे, बुजुर्गों के लिए, टैक्सी वालों के ड्राइवर्स के लिए, ऑटो ड्राइवर्स के लिए 5-5 हज़ार रुपये महीने के हिसाब से उनकी इनकम के लिए हमने अरेंज किया। तो एक तरह से एक्सपेंडिचर के सोर्सेज बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, इनकम के सोर्सेज कम हो गए थे, लेकिन और ऐसा सोचा जा रहा था कि साल के अंत तक आते आते पता नहीं अगले साल के बजट में हम लोग पिछले साल के मुकाबले बढ़ा पाएंगे कि कम होगा बजट। लेकिन मुझे बेहद खुशी है कि पिछले साल का बजट एस्टीमेट 65,000 करोड़ था और इस साल का बजट एस्टीमेट 69,000 करोड़ था, जो कि पिछले साल के मुकाबले लगभग 6% ज़्यादा है। तो पिछले साल के मुकाबले बढ़ोतरी हुई है, इतनी कठिन परिस्थितियों के अंदर बढ़ोतरी हुई है। ये मैं इसके लिए दिल्ली के लोगों का खासकर धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने अपनी सरकार के ऊपर भरोसा किया और इतनी कठिन परिस्थितियों के अंदर भी उन्होंने पूरा अपना टैक्स दिया, अपनी जिम्मेदारी पूरी की, जिससे कि सरकार चल रही है और अच्छे से चल रही है। इतनी कठिन परिस्थितियों के बावजूद जितनी भी सरकार की सब्सिडीज थी, जितना सरकार लोगों को अलग अलग सेक्टर्स में मदद करती थी, वो जारी रही। बिजली की सब्सिडी जारी रही, लोगों को फ्री बिजली मिलती रही, पानी की सब्सिडी जारी रही, लोगों को फ्री पानी मिलता रहा, स्कूलों के अंदर बच्चों की अच्छी शिक्षा देने का काम, फ्री शिक्षा देने का काम जारी रहा, अस्पतालों के अंदर फ्री दवाई, फ्री उनके स्वास्थ्य सेवाएं जारी रही। इन सब कठिन परिस्थितियों के बावजूद बसों के अंदर जो महिलाओं को फ्री सफ़र दिया जाता है वो भी जारी रहा। और मुझे खुशी है कि अगले साल भी आज जो बजट प्रस्तुत किया गया है उसके अंदर भी ये सब सुविधाएं, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री ट्रांसपोर्ट, फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ सर्विसेज, ये सब जारी रहेंगे। मुझे बेहद खुशी है कि जो हम पिछले 6-7 साल से जो ट्रेंड चला आ रहा है, इस बजट के अंदर भी लगभग चौथाई बजट जो है वो शिक्षा के ऊपर खर्च किया जा रहा है और 14% बजट जो है वो स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर खर्च किया जा रहा है, जो कि सरकार का शुरू से शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर प्रायोरिटी रहा है। वो प्रायोरिटीज़ इस बजट के अंदर भी जारी है। जब से हमारी सरकार बनी है, दिल्ली का बजट सरप्लस में है, दिल्ली के बजट में घाटा नहीं हुआ आज तक। और CAG की रिपोर्ट भी ये कहती है कि दिल्ली देश का अकेला राज्य है जहाँ पे हम लॉस वाला बजट नहीं करते, हम सरप्लस वाला बजट करते हैं। जब से हमारी सरकार आई है तब से केवल सरप्लस वाला बजट आ रहा है। आज जो बजट पेश किया गया ये भी सरप्लस बजट है। आज के बजट की एक और खासियत ये है कि इसमें अक्सर हमने देखा है, जितने भी स्टेट्स के बजट देखते हैं, दूसरे राज्यों के बजट देखते हैं और हमारे से पहले जो सरकारें थी उसमें इस्टेब्लिशमेंट की कॉस्ट, तनख्वाह है, इंटरेस्ट लाइबिलिटीज़ हैं, ये सारी जो इस्टेब्लिशमेंट के कॉस्ट्स हैं वो कई बार 70-70, 80-80% होती हैं। हाँ, आज जो बजट प्रस्तुत किया गया इसमें इस्टेब्लिशमेंट की कॉस्ट केवल 45% है। 55% बजट
एक तरह से स्कीम्स के ऊपर, योजनाओं के ऊपर, जनता के विकास के ऊपर, सोशल सिक्योरिटी, इन चीज़ों के ऊपर खर्च किया जा रहा है, जो एक बहुत एफिशिएंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट दिखाता है, जिसकी तरफ अब दिल्ली सरकार धीरे धीरे बढ़ रही है। आज देश, हम लोग अब 75 साल आज़ादी के पूरे कर रहे हैं, और 75 साल के बाद ये वाला वर्ष जो है 75वां साल है आज़ादी का। जाहिर तौर पे देश के लिए एक बहुत खुशी की बात है, और दिल्ली सरकार भी दिल्ली के लोगों के साथ मिलके इसको बहुत भव्य तरीके के साथ पूरा साल इसको मनाएंगे हम अपने 75 साल को। लेकिन इसके साथ साथ आज 75 साल पूरे करने पे ये सोचने की जरूरत है कि लोगों की एस्पिरेशंस क्या हैं, क्या वो एस्पिरेशंस पूरी हुई आज 75 साल के बाद। और इन 75 साल के बाद अब जब 100 साल आजादी के पूरे होंगे 2047 में, तब भारत कैसा होना चाहिए, तब देश कैसा होना चाहिए, उस देश को की नींव रखने के लिए, उस किस्म के 2047 के हमारा जो भारत का और दिल्ली का सपना है, उस सपने की नींव अभी से रखनी पड़ेगी, तब हम अपना 2047 का सपना पूरा कर पाएंगे। उस नींव को रखने का काम आज इस बजट ने किया। तो एक तरफ ये माननीय वित्त मंत्री जी ने जो विजन दिया कि आज दिल्ली का पर कैपिटा इनकम जब हम अपने देश के अंदर देखते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन जब दुनिया के स्तर पे देखते हैं तो उतना अच्छा नहीं है। सो हमारा 2047 का सपना है कि दिल्ली का पर कैपिटा इनकम हमें सिंगापुर के पर कैपिटा इनकम के बराबर करना है 2047 तक। उसके लिए हमें दिल्ली के पर कैपिटा इनकम को 16 गुना बढ़ाना पड़ेगा। वो बढ़ाएंगे, उसके लिए जो भी करने की जरूरत है वो करेंगे। इस बजट के अंदर विजन दिया गया कि 2048 का ओलंपिक गेम दिल्ली के अंदर होना चाहिए। उसके लिए जो भी करने की जरूरत है उसके लिए दिल्ली बिड करेगा। 2048 के ओलंपिक गेम्स के लिए दिल्ली बिड करेगा। उसके लिए जो भी जरूरत है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की जरूरत है, जो भी दूसरी चीजें क्रिएट करने की जरूरत है, वो हम करेंगे। तो एक तरह से 2047 का विजन इस बजट के अंदर दिया गया है, और हमारी 75 साल की आज़ादी के लिए को मनाने के लिए ढेर सारे कार्यक्रमों का इसके अंदर रूपरेखा तैयार की गई है। हमारे शहीदों को याद किया जाएगा, और खासकर शहीद आजम भगत सिंह और बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन और उनके संदेश, उनकी लेखनी, उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए ढेरों कार्यक्रम किए जाएंगे, जिसके लिए स्पेशल बजट का प्रावधान किया गया है। दिल्ली में 500 जगह बड़े बड़े, जो कनॉट प्लेस में हम तिरंगा देखते हैं उस किस्म के, उस साइज के बड़े बड़े तिरंगे लगाए जाएंगे। जब हम तिरंगे की तरफ देखते हैं तो हमारे अंदर एक देशभक्ति की भावना आती है, हम देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत होते हैं। तो दिल्ली में जगह जगह तिरंगे लगाए जाएंगे, बड़े बड़े तिरंगे लगाए जाएंगे, ताकि जनता के अंदर देशभक्ति की भावना का संचार हो। इसी मौके के ऊपर शिक्षा को जन आंदोलन बनाया जाएगा। एक तरफ अभी जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो स्कूलों की और कॉलेजों की बात करते हैं, लेकिन स्कूल और कॉलेज में तो शिक्षा का स्तर काफी ऊंचा हो रहा है, सरकार लगी हुई है। लेकिन ये एक ऐसी चीज है जो केवल सरकार के करने से नहीं होगा। इसके लिए यूथ फॉर एजुकेशन कार्यक्रम शुरू किया जाएगा, जिसमें दिल्ली के युवाओं को, इसमें तो देश के युवाओं को जोड़ा जा रहा है, देश भर के युवाओं को जोड़ा जा रहा है, कि जो बच्चे जिनके पास साधन नहीं है, संसाधन नहीं है, 10वीं का बच्चा है, 12वीं का बच्चा है, वो जानना चाहता है कि मैं करियर में क्या क्या कर सकता हूं, उस बच्चे को गाइड करने के लिए हम उन युवाओं को जो अभी पास आउट होके कॉलेज में अपनी नौकरियां कर रहे हैं, उनको हम एनरोल करेंगे ताकि वो उनको फोन के ऊपर गाइडेंस दे सकें। तो एक यूथ फॉर एजुकेशन कार्यक्रम के जरिए शिक्षा को एक जन आंदोलन बनाया जाएगा। दूसरा, इसी मौके पर 75 साल के मौके, आज़ादी के मौके पे योगा को भी एक तरह से हम जन आंदोलन बनाएंगे, योग और ध्यान को। तो इसमें पूरी दिल्ली के अंदर जगह जगह जहां भी 25 लोग 50 लोग मिलके सरकार को कहते हैं कि हम अपने योगा करना चाहते हैं, हम उनके लिए योगा की फ्री में व्यवस्था सरकार करेगी। उनकी कॉलोनी के अंदर, उनके पार्क के अंदर, जहां 25-50 लोग मिलके कहेंगे कि हम योगा करना चाहते हैं, हम उनके लिए योगा का इंतजाम। तो योग को भी एक इवेंट के रूप में नहीं,
लेकिन इसको एक जिंदगी का हिस्सा, जनता की जिंदगी का हिस्सा बने, वो किया जाएगा। इसके साथ साथ जो अभी मुझे बेहद खुशी है कि अब वैक्सीन आ गया और वैक्सीन के जरिए हम कोरोना को मात दे रहे हैं। तो जितने सरकारी अस्पताल हैं, जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, वहाँ पे आप पे करके अपनी वैक्सीन लगवाते हैं, लेकिन सरकारी अस्पतालों के अंदर दिल्ली में जो भी फ्री में वैक्सीन लगवाना चाहता है वो किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में जाके फ्री में वैक्सीन लगा सकता है। दिल्ली की जनता को फ्री में वैक्सीन लगाने का दिल्ली सरकार का संकल्प है। पहली बार देश के अंदर महिलाओं के लिए स्पेशल क्लिनिक्स बनाए जाएंगे। जो हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाए, अभी तक 496 मोहल्ला क्लिनिक बन के तैयार हो गए। अब महिलाओं के लिए स्पेशल मोहल्ला क्लिनिक बनाए जाएंगे ताकि महिलाएं अपने इलाके के अंदर, अपने मोहल्ले के अंदर, बगल में जाके अपने इलाज करवा सकें। दिल्ली के हर नागरिक को हेल्थ कार्ड दिया जाएगा और हेल्थ कार्ड के जरिए उस हेल्थ कार्ड में अब उसको अपना एक्सरे, अपनी MRI, अपना वो सब रखने की ज़रूरत नहीं है। सारा डेटा क्लाउड के ऊपर होगा और आप किसी भी हॉस्पिटल में, शुरू में केवल सरकारी हॉस्पिटल में इसको लागू करेंगे, फिर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी करेंगे। तो आप केवल अपना हेल्थ कार्ड ले जाइए और आपके सारा डेटा उसके ऊपर अवेलेबल होगा। आपका सब कुछ पूरा एक बहुत ही इलेबोरेट हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम बनाया जा रहा है। आपको डॉक्टर की अपॉइंटमेंट भी उसके ज़रिए मिल सकती है, आपको लाइनों में लगने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ जो है वो हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर होगा। और दुनिया का पहला वर्चुअल दिल्ली मॉडल स्कूल बनाने की कल्पना इस बजट के अंदर की गई है, जिसमें क्लासरूम की दीवारें नहीं होंगी, स्कूल की दीवारें नहीं होंगी। आप कहीं से कभी भी किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। ये अपने आप का पहला स्कूल होगा जो कि दिल्ली में शुरू किया जाएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी योजनाएं आप लोगों ने सुनी आज। पानी के क्षेत्र में, परिवहन के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में, हर क्षेत्र के अंदर इस बजट के अंदर सारी चीज़ों का ध्यान रखा गया। अब अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप। मेरा एक सवाल ओलंपिक्स को लेकर है। आपका जो विजन है 100 साल बाद 2048 में आप कह रहे हैं कि आवेदन करेंगे। मेरे से जुड़े हुए दो सवाल हैं। पहला सवाल मेरा ये है कि क्या इसके लिए आप आवेदन कर चुके हैं या करेंगे? नहीं, करेंगे। आप करेंगे क्या? इससे लेकर केंद्र सरकार से आपकी उनसे बातचीत भी करेंगे, सब मिलके करेंगे। तो देश की बात है, अपनी अकेली थोड़ी है। ये तो देश के लिए एक बड़े गर्व की बात होगी। तो जाहिर तौर पे केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार मिलके ही करेंगे। स्टेट के तो वैसे ही टैक्सेस बहुत कम होते हैं, हमारे तो वैसे ही साधन बहुत कम होते हैं। केंद्र सरकार के पास फिर भी साधन ज़्यादा होते हैं। तो अगर केंद्र सरकार इसमें कुछ पहल करे तो लोगों को फायदा हो सकता है। जी बिल्कुल लेना चाहिए, ज़रूर लेना चाहिए। हम तो शुरू से कह रहे हैं कि इसको ज़रूर GST के अंदर लेना चाहिए। वैक्सीनेशन की जो बात थी कि सरकारी अस्पतालों में फ्री होगा, तो प्राइवेट अस्पतालों को क्यों इससे दूर रखा गया? क्या कोई खास वजह है? नहीं, कोई खास नहीं है। कुछ लोग प्राइवेट में जाना चाहते हैं, वो जाएं, हम क्यों। अब आप कहोगे जैसे प्राइवेट स्कूल है, सरकारी स्कूल है। जो सरकारी स्कूल में पढ़ेगा वो फ्री है। जो प्राइवेट में अपना पैसा खर्च करके करना चाहते हैं वो करें। सरकारी अस्पताल हैं, प्राइवेट अस्पताल हैं। जो प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराना चाहते हैं, हम उनको क्यों वंचित रखें। अरविंद जी, ये वर्चुअल दिल्ली स्कूल वाला जो कॉन्सेप्ट आप लेके आ रहे हैं, एक्चुअल में जब कोरोना आया था, वर्चुअली क्लास शुरू हुई थी, तो बहुत सारे एक्सपर्ट ने इस पर अपनी रिपोर्ट दी थी कि बच्चों का विकास रुक जाता है, शारीरिक आंखों को दिक्कत होगी। तो बहुत सारी दिक्कतें थी इसके साथ। तो आपका ये कॉन्सेप्ट कैसे बच्चों के लिए बेहतर होगा? इसमें मैं मनीष जी, इसका पूरा डिजाइन बनाया जा रहा है और उसी से ये सीख मिलके हुआ है। क्योंकि जो अभी तक कहते हैं कि इसका विकास रुक जाता है, वो भी थ्योरेटिकल है। और ये जो कहते हैं कि साहब इसी से काम चल जाएगा, ये भी अभी एक अजम्पशन है। लेकिन नीड महसूस हुई है। बहुत सारे लोग जो दिल्ली से यहाँ से चले गए अभी भी नहीं लौटे हैं। वो बिहार में, मध्य प्रदेश में, यहाँ तक कि महाराष्ट्र तक में हमारे बच्चे बैठ के अभी ऑनलाइन पढ़ाई ही कर रहे हैं। और हम उनके लिए अलग से स्कूल खुलने के बावजूद उनके लिए ऑनलाइन पढ़ाई ही करवा रहे हैं। तो वो वर्चुअल एक पॉसिबिलिटी है, उसको कैसे एक्सप्लोर करके करना है, उसमें काफ़ी एजुकेशनिस्ट की हमने एक टीम बनाई है और वो इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं कि किसी बच्चे का जो विकास स्कूल में आने से होता है वो लोकल एक्टिविटीज़ से कैसे रुके, वो दूर बैठे हुए कैसे कर ले, लेकिन साथ साथ वो वर्चुअली पढ़ाई कर सके, प्रैक्टिकल्स कर सके, एग्जाम दे सके। पूरा सिलेबस उसका उसी तरह से डिजाइन होगा ताकि वो जहाँ भी रह रहा है वहाँ के हिसाब से
वो काम कर सकते। आप लोगों दोनों से मेरा सवाल है कि बजट आप लोगों ने बनाया, मुख्यमंत्री ने तारीफ भी करी, बड़ी जल्दी सरप्लस हो गया, जिस तरीके से बजट बढ़ा है। अभी 6 महीने पहले तक बजट आप लोगों को टैक्सेस बढ़ाने पड़े थे पेट्रोल और डीजल पर, और तब जाके आमदनी बढ़ी थी। अब ऐसा क्या फार्मूला आप जो लेके आए हैं, वित्त मंत्री भी बता दें और आप भी बता दें कि जो बजट सरप्लस चला गया और 69 पहुंचा दिया आपने 69,000। एफिशिएंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सर आपने कहा पर कैपिटा इनकम जो है वो सिंगापुर के बराबर हो जाएगी, और उसके लिए आपने कहा कि Sorry? आपने कहा कि सिंगापुर का पर कैपिटा इनकम दिल्ली की पर कैपिटा इनकम के बराबर हो और 16% तक उसमें बढ़ोतरी हो। फ्लोटिंग पॉपुलेशन और ये जो माइग्रेट्स का रहता है सबसे ज्यादा, आपको लगता है कि पर कैपिटा इनकम इसकी वजह से प्रभावित नहीं हो सकेगा? अगर मनीष जी बता सकेंगे। नहीं, वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते पर कैपिटा इनकम जब ली जाती है तो एक एवरेज लिया जाता है। एवरेज में आते हैं जो अमीर लोग होते हैं वो भी आते हैं, जो गरीब लोग होते हैं वो भी आते हैं, माइग्रेंट की पॉपुलेशन भी होती है। लेकिन एक एवरेज तौर पे आज जब हम दिल्ली की पर कैपिटा इनकम कहते हैं तो कितनी, लगभग 3 लाख के करीब है। 3 लाख 3.5 लाख आज बताया गया था कि मैं एग्जैक्ट, हाँ, लेकिन जब इसी को 16 गुना बढ़ाया जाएगा। और ये देखिए दिल्ली में फ्लोटिंग पॉपुलेशन है, वो सिंगापुर में भी है। आज दिल्ली तमाम परिस्थितियों के बावजूद पूरे नेशनल एवरेज से 3 गुना पर है। उसमें जो सर की पॉलिसीज हैं जिसमें लोगों के लाइफ में फाइनेंशियल इंटरवेंशन हो रही है, लोगों की मदद हो रही है, उससे और मार्केट में एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, उनकी एक्सपेंड करने की कैपेसिटीज बढ़ रही हैं। आज जिसका बिजली का बिल बच रहा है वो 3,000 रुपये बचा के उसके बाद उसको लोकल मार्केट में इन्वेस्ट करता ही है ना, उससे किसी दुकानदार की इनकम बढ़ रही है, तो वो कहीं ना कहीं लोकल फ्लोटिंग इकोनॉमी में बहुत कंट्रीब्यूट कर रही है। Sir, what is the corresponding feature of your budget, of this budget? Like always the focus has been on health and education. It remains the same. So is the attention that you've given to Desh Bhakti the most defining feature of this budget? And is that a reflection of what the central government is doing? My question is for सर्टनली देशभक्ति जैसा इन्होंने जब प्रेजेंट किया आज बजट, उन्होंने कहा ये देशभक्ति बजट है। सो सर्टनली देशभक्ति इज द डिफाइनिंग फीचर, जिसमें एक तरफ देशभक्ति से संबंधित ढेर सारे उसके सेलिब्रेशन से संबंधित इवेंट्स होंगे, और जैसा आज 75 साल जब हम आज़ादी को पूरे कर रहे हैं तो हमारे सामने किस किस्म का देश है, किस किस्म की दिल्ली है, हमें और क्या क्या करने की ज़रूरत है, और 100 साल पूरे करने पे हमारा कैसा सपना है और उसको सपने को पूरा करने के लिए क्या क्या नींव रखने की ज़रूरत है, वो सारे फीचर्स इसमें हैं। आपने सेंट्रल गवर्नमेंट की कही तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपने देश की है, दिल्ली सरकार भी अपने देश की है, मध्य प्रदेश सरकार भी, सारी सरकारें मिलके मनाएंगी ना, इसमें अलग अलग थोड़ी है, हम सब मिलके मनाएंगे। देश को गर्व है अपनी आज़ादी के ऊपर। Are you influenced by the agenda, their आपने agenda? दिल्ली के इतने अच्छे स्कूल कर दिए जो दिल्ली सरकार के अंदर है, लेकिन दिल्ली में एक बहुत बड़ी खराब व्यवस्था चल रही है एमसीडी स्कूल्स की। जब भी आपका अभी बहुमत नहीं है, अगले साल चुनाव होने वाले हैं, तो जब आप सत्ता में आएंगे और बहुमत आपका एमसीडी में होगा, बहुत ही हालत खराब है दिल्ली के एमसीडी स्कूल में। बच्चों को बैठने के लिए टाट पट्टी तक नहीं है, किताबें तो बहुत दूर की बात है। तो क्या उस व्यवस्था को सुधारने के लिए आप दिल्ली की जनता को आश्वासन देंगे कि एमसीडी के स्कूलों को भी वैसे किया जाए? बिल्कुल आश्वासन देंगे, एमसीडी में हमारी सरकार बनवाइए, हम वो भी ठीक करेंगे। पिछले कुछ सालों में आपने बजट में spoken about new universities and new schools. The problem has been the allocation of land from DDA because that falls under DDA. अभी तक बहुत बारी ऐसा हो चुका है कि आप लोगों ने प्रपोज किया है बट लैंड आपको टाइम से एलोकेट नहीं हुआ है. Is there anything that you working on to get rid of this problem? नहीं, देखिए समस्याएं आती हैं अलग अलग एजेंसीज। ये एक दिल्ली के लिए मल्टीप्लिसिटी ऑफ एजेंसीज हैज़ ऑलवेज बीन अ प्रॉब्लम, इट्स अ लीगेसी की प्रॉब्लम है। लेकिन उनके साथ बैठ के बातचीत करके हमें कई बार ज़मीनें मिली भी हैं। हमने अपने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के लिए ज़मीनें ली हैं, उनके बस डिपोज के लिए ज़मीनें ली हैं, अभी हॉस्पिटल्स के लिए भी कुछ ज़मीन मिली हैं, तो स्कूलों के लिए भी ज़मीन मिलेगी। उन्होंने डीडीए ने एलोकेट किए हुए हैं कि ये एजुकेशन के लिए ज़मीन है ये, तो वी विल सिट विद देम, वी विल वर्क विद देम। लास्ट क्वेश्चन देशभक्ति वाली बात आप करते हैं, हमने देखा एक ट्रेंड चला पिछले 8-10 सालों में कि देशभक्ति की परिभाषा, और जब आप शब्द का इस्तेमाल करते हैं कट्टर देशभक्त, जो आपने उस दिन पीसी में भी बोला और आज फिर डिप्टी सीएम साहब ने बोला, क्या उस परिभाषा को आपकी सरकार फिर से बदलने की कोशिश कर रही है कि जो समय हमने पिछले कुछ सालों में देखा, या एक अपना स्टैंड आप सेट करना चाहते हैं? देशभक्ति की परिभाषा एक आम आदमी के लिए क्या होनी चाहिए?
देशभक्ति की परिभाषा होनी चाहिए कि उसकी डे टू डे जिंदगी, पहली चीज तो ये होनी चाहिए कि उसे अपने देश के ऊपर गर्व होना चाहिए। दूसरा, वो जो डे टू डे जिंदगी जीता है, उस डे टू डे जिंदगी के अंदर वो जो कंडक्ट करता है अपने आप को, मैं ट्रैफिक लाइट वायलेट करता हूँ और मैं कहता हूँ मैं देशभक्त हूँ, ये तो नहीं हो सकता। मैं अपनी ज़िंदगी में रिश्वत लेता हूँ लेकिन मैं कहता हूँ कि मैं देशभक्त हूँ, ये तो नहीं हो सकता। मैं जिंदगी रिश्वत देता हूँ और कहता हूँ कि देशभक्त हूँ, ये तो नहीं हो सकता। तो देशभक्ति की परिभाषा को हम उस तरह से अब डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा इन्होंने कहा कि देशभक्ति का जो करिकुलम भी बनाया गया है, उस करिकुलम में एक बच्चे को अपनी सिविक ड्यूटीज़, एक अच्छा नागरिक बनना, देशभक्त बनना, वो सारे वैल्यू सिस्टम उसको सिखाए जाएंगे कि एक अच्छा नागरिक कैसे बनना है, एक अच्छा इंसान कैसे बनना है, और वही देशभक्ति है। देशभक्ति जब हम सुनते हैं कोई फलाना फलाना आदमी, आप ही लोग बताते हैं फलाना फलाना आदमी जापान गया था जी, टोक्यो गया था, उसको जब वहां पे एक आदमी मिला, उससे रास्ता पूछा उसने, तो वो उसको उसके घर तक छोड़ के आया। आप आके बताते हैं ना इस तरह से, कई बार हमें सुन, यही तो देशभक्ति है कि जब कोई विदेशी हमारे देश के अंदर आए तो वो वापस जाके कहे कि कितना अच्छा देश है। हम अपने आप को इस तरह से कंडक्ट करें कि सारी दुनिया कहे कि कितने अच्छे लोग हैं। केंद्रीय मंत्री उन्होंने कहा है कि जो बर्ड हाउस एनकाउंटर था वो सही था। आज राजनीति नहीं करें, चलो थैंक। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.